नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो ख़ासतौर से कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है। वो रहा है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की शरीर में जब कमी होती है तो क्या उपाय करें ताकि वो कमी जो है मेंटेन रहे। तो किसी भी शरीर में किसी भी चीज़ की जब कमी होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है, पहला पहलू होता है वो होता है डिमांड, और दूसरा होता है वो सप्लाई। तो मैं जो उपाय बताऊंगा उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो है डिमांड भी घटेगी और आप जो है उसको शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई देने में भी सक्षम होंगे, यानी डिमांड घटेगी और सप्लाई बढ़ेगी। तो वीडियो को पहले भाग में मैं बताऊंगा स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कि वो क्या उपाय करें ताकि उनके फेफड़े मजबूत रहें और जो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन हमेशा उनके शरीर में बना रहे। और दूसरे वीडियो के दूसरे भाग में मैं बताऊंगा कि जब अगर कोई व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन घट रहा है, तो तुरंत वो क्या उपाय करे ताकि वो उसका कुछ ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेंटेन हो सके और उसको कुछ राहत मिल सके। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और समय से उस वीडियो को आप देख सकें। तो अब जो मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है कि एक गहरी सांस लेना है आपको इस तरीके से। गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करते हुए अपनी सांस को बाहर निकालना है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मन शांत होता है और बॉडी भी रिलैक्स होती है। और जो ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशन होता है, उसके वाइब्रेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में जो है हीलिंग जो है करने लगती है। इसको हम प्राणिक हीलिंग भी कह सकते हैं। तो जब बॉडी में हीलिंग शुरू होती है तो जो है ऑक्सीजन की डिमांड जो है शरीर में कम होने लगती है और जो है अगर आप जो है गहरी सांस लेते हैं तो उससे सप्लाई भी बढ़ती है। तो ये डिमांड भी कम होगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ऐसा सुबह कम से कम आपको 20 मिनट रोज़ करना है और दिन में अगर 2-3 बार करते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम सुबह एक टाइम जो है 15 से 20 मिनट इसको रोज़ करिए। अब दूसरा उपाय है प्राणायाम। अब यहाँ मैं जो प्राणायाम बताने जा रहा हूँ उसके 3 हिस्से हैं मुख्य प्राणायाम के। उसमें एक तो होता है पूरक, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं, और दूसरा होता है कुंभक, उसमें हम सांस को रोकते हैं, और तीसरा होता है रेचक, उसमें हम सांस को बाहर निकालते हैं। तो पहले सांस को लेना है, फिर रोकना है, फिर बाहर निकालना है और इसको धीरे धीरे करना है। इसमें रेशियो जो बताया गया है 1:4:2 का बताया गया है, यानी पूरक 1, कुंभक 4 और रेचक 2। यानी अब इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें भी 3 डिवीज़न बताए गए हैं। इसमें बताया गया है अवर, मध्य और प्रवर, यानी छोटा, मध्यम और बड़ा। अब छोटे में क्या करना है कि जो हम पूरक करेंगे यानी अंदर सांस लेंगे उसको 8 सेकंड तक लेंगे, फिर 32 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 16 सेकंड में बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और दूसरा रहेगा वो पूरक 16 सेकंड में और कुंभक 64 सेकंड में, और जो रेचक होगा वो आपका 32 सेकंड में। और जो तीसरा बड़ा वाला रहेगा, प्रवर रहेगा, उसमें जो है पूरक रहेगा जो 32 सेकंड का और कुंभक रहेगा 128 सेकंड का, और जो रेचक रहेगा वो रेचक जो रहेगा वो 64 सेकंड का। तो ये 3 डिवीज़न है। तो अगर आप जो अवर है यानी जो छोटा है उसको भी करते हैं अगर 20 मिनट रोज़ तो भी बहुत जो है आपको मददगार रहेगा। अब आज के देखिए कि जो है आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जिन रोगियों को समस्या होती है उनको गुब्बारे फुलाने के लिए दे दिया जाता है। सोचिए हमारी सनातन संस्कृति में पूजा में शंख बजाए जाते थे और शंख बजाने वाले इंसान के फेफड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे।
और आज हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर जो है शंख बजाने को छोड़कर इस स्थिति में आ गए कि बीमार होकर गुब्बारे फुलाना पड़ रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति का बहुत दमन किया है और अपनी गलत नीतियों को हम पर थोप दिया है, और आज भी लोग जो है उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और गलत नीतियों पर ही चल रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि समय रहते सुधर जाइए, प्रकृति को अपनाइए और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाइए। ठीक है, तो अब चर्चा करेंगे हम तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय जो बताया गया है वो बताया गया है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए। ये जो उपाय मैंने बताने जा रहा हूँ आपको, ये विशेषकर आयुर्वेद में नवजात शिशु परिचर्या में बताया गया है। यानी जब बच्चा पैदा होता है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है तो वहाँ ये उपाय बताया गया है। तो उसमें अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो जो आयुर्वेद में उपाय बताया गया है उसमें बताया गया है कि आप जो है मरीज़ जैसे सामने बैठा है, जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे का तो मान लीजिए बच्चे के बताया गया है, लेकिन हम एक यहाँ सामान्य मरीज़ की बात कर रहे हैं कि मरीज़ सामने बैठा है तो उसके सामने जो हवा आती है तो 1 मिनट में मान लीजिए कि उसके सामने 1 लीटर हवा आ रही है, तो आपको करना क्या है कि किसी भी चीज़ से उसके सामने ज़्यादा हवा ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर है, आप अगर इस रजिस्टर से ऐसे हवा करेंगे उसके सामने तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा उसके सामने जाएगी। मान लीजिए पहले कोई हवा ऐसे नहीं कर रहा था तो जो हवा उसके सामने जा रही थी मरीज़ के सामने 1 मिनट में 1 लीटर जा रही थी। अब अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर हवा जाएगी, तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी रहेगा। तो मरीज़ जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो सांस जो अंदर जाएगी उसमें भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। आयुर्वेद में वहाँ जो बच्चों के लिए बताया गया है कि वहाँ सूप से हवा करना है। सूप इतनी चौड़ी कर्व स्ट्रक्चर होती है, अगर उसको ऐसे पकड़ के आप हवा करते हैं तो ज़्यादा हवा जाती है। लेकिन जिनके घर में सूप है वो सूप का प्रयोग करें, नहीं तो आज जो छोटे वाले पंखे आते हैं वो भी आप जो है मरीज़ के सामने रख सकते हैं। बड़ा वाला जो टेबल फैन है वो भी आप रख सकते हैं, थोड़ी दूरी पर रखें और स्लो करें ताकि जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा मरीज़ के सामने ना लगे ताकि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इससे पर मिनट या पर सेकंड जो ऑक्सीजन का जो वायु का फ्लो होता है, हवा का फ्लो वो बढ़ता है, और जो सांस लेने जो हम लेते हैं उस सांस में पर सेकंड या पर मिनट जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता है। और इस विधि को आयुर्वेद में प्राण प्रत्यागमन कहा गया है। ठीक है, उसमें जहाँ बताया गया है उसमें और भी उपाय बताए गए हैं, और इसी प्राण प्रत्यागमन को जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डेवलप करके रेसस्टेशन नाम से कर दिया है। आजकल आप देखेंगे एलोपैथी में रेसस्टेशन चलता है, तो रेसस्टेशन कुछ नहीं है, वो यही जो है प्राण प्रत्यागमन है। ठीक है, तो इस उपाय का अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है तो आपकी समस्या इसी से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है और हॉस्पिटल में जाना है तो जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते तब तक, और या जब तक आपको बेड नहीं मिलता तब तक इसका उपाय का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब चौथी बात जो मैं करने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के लिए है, वो है कि हम लोगों को सभी को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पेड़ कम से कम काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ज़्यादातर शहरों में क्या होता है कि अगर बड़ा भी घर बनाते हैं तो कई लोग अपने घर में एक छोटा सा लॉन भी नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि भले आप 800 स्क्वायर फीट में मकान क्यों ना बनाएं, लेकिन एक 3x4 का या 4x4 की एक छोटी सी जगह जो है अपने नीचे वाले फ्लोर पे उसको पेड़ पौधे के लिए छोड़ दें, और कुछ जो है बालकनी में भी पेड़ पौधे उगाएं। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी ऑक्सीजन सेट जो आपके आसपास जो घर की हवा रहेगी उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और सभी लोगों को सांस लेने में जो है परेशानी कभी नहीं होगी और ऑक्सीजन बराबर आपको मिलती रहेगी। और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने का विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करें, प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दें। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर ध्यान दें, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ज़्यादा अपनाएं। कभी भी कोई भी समस्या होती है तो पहले ही अगर आप शुरुआत में आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद की डॉक्टर की सलाह लेकर आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करते हैं तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और आपको समय से उसका समाधान मिल जाएगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें।
धन्यवाद।